Hello students, this is Dr. Abhishek Singh, your zoology mentor on Prep Ladder platform. We are going to start our crash course today. So in the crash course आप ये याद रखिएगा कि in the crash course what we are going to do, we are not going to teach up the whole of the subjects or whole of the lessons. It is just that the points to ponder, यानी those points which are worth remembering and worth brushing up during your studies will matter. Okay, so I am going to start with day 1 of my crash course, and here we will be dealing with some of the animal tissues and the questions which might arise on this particular topic. So while I am telling you, not just the slide, just don't watch the slide, but also ponder upon what I am telling you in between when I am teaching you. So there will be many more points I will be speaking. Okay, so here we begin with the structural organization in animals. Okay, as you can read, animal tissue. What do you mean by the term tissue? देखिए इसमें 3 तरह की डेफिनेशंस दी हुई हैं और तीनों डेफिनेशंस धीमे धीमे करके स्पेसिफिक होती चली जा रही हैं. सबसे पहली डेफिनेशन क्या कह रही है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन. स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ओरिजिन में अगर सिमिलर हो तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कह देंगे हम? टिश्यू. द बेसिक डेफिनेशन विच यू नो. अब अगर हम इपिथेलियल टिश्यू की बात कर लें, मान लीजिए, अब देखिए यही चीज है, यहां पर वो बोर्ड पे लिखा नहीं है पर मैं बोल रहा हूं तो सुनिए. मान लीजिए कि इपिथेलियल टिश्यू है, तो इपिथेलियल टिश्यू की तो ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से होती है. तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो इपिथेलियल टिश्यू, जो कि पहला टिश्यू होगा जिसको कि I would be dealing with, is the first tissue to originate during the embryonic development. तो पहला पॉइंट आप लोग चाहें तो लिख लें, यहां पे लिखा नहीं है, मैं बोलता रहूंगा, क्रैश कोर्स है ना ये. तो epithelium tissue is the first tissue to originate during the embryonic development. Number 1 question can be asked. Number 2, the epithelial tissue originates from all the 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल है तो वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा, और सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम होगा तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन हो जाएगा, मीजोथीलियम हो जाएगा. और एंडोथीलियम आप जानते हैं, एंडोथीलियल लाइनिंग, हार्ट की जो एंडोडर्म होती है और ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, है ना. तो ये तीनों से ओरिजिनेट होती है. तो अब यहां पर ये कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में दी हुई है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में. फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सबसे पहला, फिर देखिए इसमें भी दिया हुआ है सिमिलर सेल्स along with इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस. अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं. जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो दिमाग में यह आना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है. भाई ग्लाइकोकैलिक्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, तमाम तरीके के जो कि इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बनाएंगे. इसके अलावा फाइबर्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सेल्स प्रेजेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं. तो वो सब का सब इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के अंदर कंप्राइज करेगा. तो हम आपको यहां पर यह बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, इस बात को तो हम यहां इंगित करते ही चल रहे हैं. ठीक है. परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. अब देखिए फिर एक वर्ड आ गया, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना है. यानी सेल को टिश्यू कहने के लिए, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सभी सेल्स हैं उनका जो वर्किंग का डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए. they must perform as a team for a similar function. ये नहीं कि कुछ सेल्स कुछ और कर रही, कुछ सेल्स कुछ और कर रही, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो at the stage of you people, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही उनको डेजिग्नेट किया जाता है. सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन नोन एज टिश्यू. फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को हम
टिश्यू कह देंगे। बट इन द टिश्यू द सेल्स मे बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। सेल्स में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर उनका डिसिमिलर हो सकता है टिश्यू के अंदर। जैसे मान लीजिए कि हम कोई टिश्यू लेते हैं, मान लीजिए ट्रांजिशनल इपिथेलियम ले लेते हैं, तो ट्रांजिशनल इपिथेलियम में जो ऊपर की सेल्स होंगी वो पॉलीहेड्रल सेल्स होंगी, बीच वाली ओवल होंगी, नीचे वाली फ्लैटेंड क्यूबॉइडल सेल्स की तरह होंगी। तो आपको एक ही टिश्यू में 3 अलग अलग सेल्स का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे आप, उसको टिश्यू कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उसी चीज को यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हो सकता है। अब धीमे धीमे करके हम स्पेसिफिक होते चले जाते हैं ना। ऊपर की जो भी डेफिनेशंस आप पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन होती है। जब आप स्पेसिफिक होते चले जाते हैं तो वो क्या बता रहा है, इन ए टिश्यू द सेल्स मे बी डिसिमिलर इन नेचर, इन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर डिसिमिलर हो सकता है, एंड फंक्शन, उनका फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे पेनक्रियाटिक है, अब जो पेनक्रियाज है उसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, उसका एंडोक्राइन पोर्शन भी है कि नहीं? बट दे ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन उनका एक्टो हो, मीजो हो, एंडो हो, वो सेम रहेगा। इसी से पकड़ होती है कि वो सेल बेसिकली कहां के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं धीमे धीमे करके जब आपको पूरा का पूरा कोर्स अभी क्रैश कोर्स में कराऊंगा, ओरिजिन पे मैं बहुत ध्यान देता हूं। जो भी एम्ब्रियोनिक पाउचेस होते हैं जिनसे कि डेवलपमेंट होता है पूरे के पूरे शरीर का, उसमें आप अगर ओरिजिन पढ़ लीजिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और कई चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ये ओरिजिन वर्ड पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप प्लीज। अब हम आ जाते हैं इसी तरह ऑर्गन की डेफिनेशन पे। ऑर्गन की डेफिनेशन क्या कहती है? द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। ऑर्गन में द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। जैसे कि अब मैंने पेनक्रियास की बात की तो 99% सेल जो उनकी होंगी वो पूरी की पूरी एक्सोक्राइन इन नेचर होती है, अगर मैं ऑर्गन की बात करूं, और 1%, जस्ट 1% ऑफ द सेल्स आर एंडोक्राइन इन नेचर। तो उसी चीज को दिया हुआ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म अ ऑर्गन। अब जैसे आप भाई हिस्टोलॉजिकल टीएस काटते हो ना, ट्रांसफर सेक्शन काटते हो किसी भी ऑर्गन का, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? एक पैटर्न दिखेगा। जैसे अगर मैं पेनक्रियास की बात करूं तो उसमें स्वीट ब्रेड अपीयरेंस नजर आता है कि नहीं? तो पैटर्न सिमिलर होता है। अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है? ऑर्गन सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है? When two or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form the organ system। यानी कि two or more organs work in synchrony। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको फिजियोलॉजी में कहां देखने को मिला था? लंग्स भी इन्वॉल्व था, किडनी भी इन्वॉल्व था, हार्ट भी इन्वॉल्व था, डीसीटी भी इन्वॉल्व था, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे वॉल्यूम को, बॉडी के वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। सो टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। क्या कॉमन फंक्शन था? टू रिस्टोर द लॉस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी by their physical or chemical interaction together form up the organ system। याद है ना आपको वो एल्डोस्टेरोन कहां से निकल रहा है, रेनिन क्रिस्टल्स कहां से निकल रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजाइम कहां से निकल रही है, और लेकिन उन सब का कॉमन फंक्शन क्या था? उन सब का कॉमन फंक्शन क्या था? रिस्टोरिंग द
लॉस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड कम हो जाता है तब ये मैकेनिज्म होता था जिसमें 3 या 3 से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, तो इसको कह देते हैं मॉर्गन सिस्टम। तो ऐसी समझ होनी चाहिए किसी भी बच्चे की जब वो पढ़ता है किसी सब्जेक्ट को, इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। भाई ये तो सबको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या दिया हुआ है, फंक्शन और स्ट्रक्चर, द टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स। सबसे पहला कौन सा है, इपिथीलियम या इपिथीलियल टिश्यू। इसका काम क्या है, कवरिंग, नंबर 1 कवरिंग, और दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव। दो हो गए, कवरिंग हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया, दो तरह का इसका फंक्शन है। इपिथीलियल टिश्यू के बाद दूसरा कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का बेटा क्या काम है, इट कनेक्ट्स द स्ट्रक्चर्स, इट कनेक्ट्स द स्ट्रक्चर। नंबर 1, स्ट्रक्चर कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, आज जैसे बोन है उसको मसल से जोड़ना है, मसल को मसल से जोड़ना है, बोन को बोन से जोड़ना है कि नहीं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू द बॉडी। अरे भाई इपिथीलियम की जो लाइनिंग होती है, ये जो इपिथीलियम है ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही तो होता है, तो इस इपिथीलियम को जो नॉरिशमेंट देने का काम है ये कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। इपिथीलियम में कोई ब्लड सप्लाई थोड़े होती है, उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो तो इसी से डिराइव होता है ना, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से। भाई बीच में बेसमेंट लेमाइना या बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू और इपिथीलियल टिश्यू दोनों ही सिक्रीट करते हैं मिलकर के। याद आया। तो जो इपिथीलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ओवरलाई करता है, ठीक। तो इट कनेक्ट्स द स्ट्रक्चर, आपको पता चल गया कि कनेक्शन किस तरह से है। देन इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस इन द बॉडी। यहां पर हम ब्लड रिफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी हम ब्लड को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा भाई। तो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या है, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स का काम क्या है, बॉडी के अंदर मूवमेंट एक चीज होती है, लोकोमोशन दूसरी चीज होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, तो कॉन्ट्रैक्शन को आप यहां पर मूवमेंट भी रिफर कर सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि साहब ये दिस इज रिफर टू एज मूवमेंट। तो मूवमेंट नॉट नेसेसरली ब्रिंग अबाउट लोकोमोशन, ठीक है। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन क्या पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, so that movement is brought about by the non-striated या smooth muscles, so that particular function is performed by the muscular tissues, है ना। जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, rhythmic contraction है, तो that is brought about, that is a movement which is brought about the muscular tissue, but it doesn't leads to locomotion। लेकिन हाँ skeletal muscles के contraction और alternate relaxations can lead to the locomotion का मतलब होता है one place to another, locomotion। चौथा भाई नर्वस टिश्यू है, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है कि नर्वस टिश्यू क्या करता है, टू जनरेट एंड कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस इन द बॉडी। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं कि जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। टू जनरेट एंड कंडक्ट द नर्व इंपल्स, ये दोनों फंक्शन है बेटा। कभी कभी आप लोगों से नीट में देखिए, अब लास्ट लाइन थी तो हो सकता है कि आप यूं ही निकल गए होते। हर लाइन पर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी एक छोटी सी पतली किताब है, क्वेश्चन उसी से आने हैं, तो वो हर लाइन से सवाल बनाएंगे। दोनों फंक्शन है, जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स भी और कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स भी। जब आप जनरेशन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो टर्मिनल नॉब्स होते हैं, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं टीलोडेंड्रिया की, उनके अंदर कैल्शियम बेस्ड रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो कि एसिटाइलकोलिन को मोटर एंड प्लेट पर रिलीज करते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू। तो जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स एज वेल एज कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स थ्रू द नोड्स ऑफ रेवेनियर और थ्रू आउट द नर्व, या तो साल्टेटरी कंडक्शन या कन्वेंशनल कंडक्शन ऑफ द इंपल्स। तो ये दोनों फंक्शन होंगे,
कई बच्चे सिर्फ ये याद रखते हैं भाई हम लोग कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स पढ़ते हैं, और बेसिकली जो हम लोग सिनैप्स पढ़ते हैं वो एक्चुअली में है क्या? दैट इज अ केमिकल जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स ना। एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला दिया हुआ है अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड इपीथेलियल टिश्यू। इपी एंड थीलियम, इपी का मतलब ओवर, इसका मतलब ही यही होता है द टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज नोन एज इपीथेलियम, याद रखिएगा। तो इपीथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भाई जैसा कि मैंने आपको बताया है, एपिथेलियम की अपनी कोई मैसिव वेस्कुलैरिटी है ही नहीं है, कोई एंजियोजेनेसिस नहीं होती है, टाइटली पैक्ड सेल्स है। तो उसका न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? सेल की लिविंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो हमें एटीपी चाहिए वो उसको कहां से मिलने वाली है? यहीं से मिलेगी। ठीक है। सो द इपीथेलियल सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद अ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स की भी कमी होती है, याद रखिएगा। तो जितने पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको पॉन्डर करना है, इसीलिए ये क्रैश कोर्स है। इपीथेलियम टिश्यू में लिटिल कनेक्ट इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर लाई करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस इन्हें ही पकड़ के चलिए। रीजन मैंने बता दिया है आपको उसका। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस द ब्लड वेसल्स, lymph vessels and capillaries are unable to pierce this tissue। जैसा कि मैंने बताया, so the blood circulation is absent in epithelium, no vascularity, very limited or no vascularity in the epithelial tissue। चौथा पॉइंट, मैं पॉइंट्स बना के दे रहा हूं आपको, नोट डाउन करते चलिए। Hence the cells depend for their nutrition on underlying connective tissue। underlying connective tissue के ऊपर न्यूट्रिएंट्स के लिए रिलाई करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट होगा जिस पर गजब सवाल बन सकते हैं। इपीथेलियम से ही आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। यहां पे पहले से सुन रखे हैं तो वहां पर एग्जामिनेशन में सही कर देंगे, लेकिन अगर पहली बार यह चीज एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दी गई तो वहां पर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, आधा दिमाग तो वैसे ही खत्म हो गया होता है। जो पहले से सुना या पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर वही याद रहता है। आप ये सोचिए कि ये चीजें हम वहां जाकर के मेक आउट कर लेंगे तो वो चीज नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं मेंशन कर देता हूं क्लास में इन चीजों को। द बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे अब हम। किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन? इपीथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो वो ट्रू इपीथेलियम भी नहीं है, यह चीज याद रखिएगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो वो इपीथेलियम नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना ही इपीथेलियल टिश्यू होने का परिचायक है। Between the epithelium and the connective tissue, a thin, non-living, acellular basement membrane is present। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है? थिन है, नॉन लिविंग है, एसेल्यूलर है। तीनों शब्द which is highly permeable। परमिएबिलिटी तो हाई होनी ही होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, वरना अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कैसे ऊपर पहुंचेगा? तो इट मस्ट बी हाईली परमिएबल।
द बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दो चीजों की मिलकर बनी होती है, द बेसल लमाइना एंड द फाइब्रस लमाइना। जो बेसल लमाइना होती है ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर होती है एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द इपिथीलियम। जो बेसल लमाइना है इट इज सिक्रीटेड बाय द इपिथीलियम। ऑन द अदर हैंड ये जो फाइब्रस लमाइना है इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी क्या खासियत हो गई कि इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम बोथ इपिथीलियम एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू, दोनों से मिल करके सिक्रीट होगी। ठीक, म्यूकोपॉलीसैकेराइड के रूप में हाइलोरॉनिक एसिड होता है इस फाइब्रस लमाइना में। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। जब आप इपिथीलियम पढ़िए तो इपिथीलियम के बारे में जानिए ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे 7, 8, 9 पॉइंट्स जो मैंने यहां पर समअप किए हैं आपके लिए, इन पर आपका ध्यान जाना चाहिए जब आप पढ़ते हैं। इसीलिए बस यही मोटिव है क्रैश कोर्स का, चीजें भूले नहीं आप। आइए सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं एपिथेलियम का। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपके सामने एक चार्ट ही बना के रख दिया है ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। भाई चीजें तो आप पढ़ तो चीजें चुके ही हैं, तो बताना क्या है आपको। भाई एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से टेब्यूलेटेड फॉर्म में जितना अच्छा से अच्छा प्रेजेंट कर सकूं मैं आपके सामने, विद डायग्राम, विद कंपोनेंट्स, विद फंक्शन, विद लोकेशन पर सवाल आते हैं, फंक्शन पे सवाल आते हैं, इनके कंपोनेंट्स पे सवाल आते हैं। डायग्राम्स देख लीजिए, कंपैरेटिव, इससे एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है ना। इसी वजह से मैं टेब्यूलेटेड फॉर्म में रखता हूं, और साथ में जो क्लासिफिकेशन जब मैं आपके सामने रखता हूं, आपके मन में क्लियर कट इमेज बननी चाहिए किसी भी चीज की। कंपेयर तभी आप कर पाएंगे जब चारों चीजें सामने हो। बस यही हमारा प्रेपलैडर पे ध्येय होता है कि आप बच्चों को की जो पढ़ाई है, जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है, उसको हम कितना अच्छा बना सके। हमारा ध्येय यही है। सिंपल इपिथेलियम की हम अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। सबसे पहला सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम, ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। देख लीजिए सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम कैसा होता है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स एंड फ्लैटेंड सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये इसका की कैरेक्टर है। सिंपल स्क्वायमस, टेसलेटेड इपिथेलियम कह लीजिए, टेसलेटेड इपिथेलियम, टाइल्स लाइक होती है, मोजाइक लाइक पैटर्न के रूप में। सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम पहला, सिंपल इपिथेलियम में सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एज अ बैरियर थ्रू विच द गैसेज एंड द फ्लूइड्स कैन बी एक्सचेंज्ड एंड इट प्रोड्यूसेस अ सिरस फ्लूइड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जहां भी डिफ्यूजन की बात आएगी, वेयर एवर देयर इज डिफ्यूजन, वहां पर आपको सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम मिलेगा। इट प्रोवाइड्स अ बैरियर, बैरियर का मतलब होता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू विच द गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड कैन टेक प्लेस। तो ये इसका फंक्शन हो गया। और कभी कभी इट प्रोड्यूसेस अ सीरस फ्लूइड एज वेल, इट प्रोड्यूसेस अ सीरस फ्लूइड, जैसे हार्ट की जो वॉल्स है उसके बीच में सीरस फ्लूइड प्रोवाइड करता है। लोकेशन, कहां कहां पर लोकेटेड होते हैं अब डिफ्यूजन के फंक्शन? एयर सैक्स, एल्वियोलर सैक्स ऑफ द लंग्स, वहां पर प्रेजेंस है इनका। इनर लाइनिंग ऑफ द वेंट्रल बॉडी कैविटीज एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। वेंट्रल बॉडी कैविटीज याद रखिएगा, अंदर जो विसरल ऑर्गन्स है उनकी बात हो रही है। एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द किडनी। सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम डिफ्यूजन के लिए जहां पर यूजफुल होने चाहिए। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द किडनी, हम यहां पे लूप ऑफ हेनली की बात करेंगे, बाकी तो पूरा का पूरा पीसीटी और डीसीटी क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लाइन है। याद रखिएगा सर्टेन पार्ट्स ऑफ द किडनी की बात की गई है।
उसके बाद इसी श्रृंखलाबद्ध तरीके में हम आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। तो दिस वाज 1, दिस इज 2। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विद अ सेंट्रल लार्ज प्लेस्ड न्यूक्लियाई, क्यूब्स की तरह ऐसे इनका प्लेसमेंट है कि नहीं। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स एंड राउंड सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का। दे आर बेसिकली सिक्रीटरी इन नेचर। जैसे यहां पर डिफ्यूजन था, यहां पर सिक्रीशन है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड अदर सब्सटेंसेस इन्वॉल्वमेंट होगा यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। कहां कहां पर लोकेशन है? किडनी टिब्यूल्स में है, लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस की बात हो रही है, थायराइड में है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं। जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशन कॉज कर रही हैं, वहां पर थायराइड है, सलाइवरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड्स हैं। एसिनाई ऑफ थायराइड्स पढ़ा हुआ था ना आपने। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, मेमरी ग्लैंड्स अगेन दे विल सिक्रीट। किडनी ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया, पीसीटी और डीसीटी के पोर्शंस में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम, अब देखिए ये कॉलम लाइक सेल्स हो जाएंगी। कॉल्यूमनार एपिथेलियम जहां पर टाइट जंक्शंस देखने को मिलेंगे आपको ऐसे, और इनके न्यूक्लियस की पोजीशन देख लीजिए। अब यहां पे फ्री एंड प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं। मान लीजिए सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम है तो ये माइक्रोविलर अरेंजमेंट भी हो सकता है इनका, ऐसा माइक्रोविलर अरेंजमेंट भी हो सकता है। यहां पर सीलिया भी देखने को मिल सकती हैं। बीच बीच में कहीं पर आपको गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये इनका वेरिएशन हो जाएगा। ग्लैंडुलर कॉल्यूमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, है कि नहीं। ये माइक्रोविलाई है अरेंजमेंट, माइक्रोविलर अरेंजमेंट। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स, ओवॉइड बेसल न्यूक्लियाई, यहां पे सेंट्रल न्यूक्लियाई है, यहां पर बेसल न्यूक्लियाई है। इसी तरह से कंपैरेटिव एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो हिस्टोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ याद आएगा। वहां पर फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। कॉल्यूमनार एपिथेलियम है भाई, ये जो माइक्रोविलर अरेंजमेंट है ये क्यों दिया गया है? माइक्रोविलर अरेंजमेंट है ही है कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन के काम आएगा। देन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड अदर सब्सटेंसेस एंड प्रोपल्शन ऑफ एग थ्रू द यूटेराइन ट्यूब। अगर ये सिलिएटेड होंगे तो सिर्फ यूटेराइन ट्यूब ही नहीं, सिर्फ यूटेराइन ट्यूब ही नहीं, इपेंडाइमल सेल्स ऑफ द ब्रेन अंदर से हॉलो है, उस हॉलो कैविटी के अंदर इपेंडाइमल सेल्स होती हैं जो कि सिलिएटेड होती हैं। वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मूवमेंट को थ्रू द वेंट्रिकल्स, पहले दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में सीएसएफ जो होता है उसका मूवमेंट कराती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ठीक है। तो सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम कहां कहां पाए जा रहे हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम स्टमक टू एनस, सीधा सीधा। यूटेराइन ट्यूब है ना। यूटेराइन ट्यूब का मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ओवरी से लेकर के यूट्रस तक जो पूरी ट्यूब है दैट इज लाइंड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। गॉल ब्लैडर याद रखिएगा, गॉल ब्लैडर एंड सर्टेन किडनी ट्यूब्यूल्स में आपको कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगी। फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है इसमें आप देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, लेकिन लगता हो कि अलग मल्टी लेयर्ड हैं, लेकिन एक्चुअली में हो ना। तो इस तरह के एपिथेलियम को हम कह देते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्ट्रेटिफिकेशन तो है, लग रहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन है पर फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन है। अब आप देखिए यहां पर शॉर्ट और लॉन्ग सेल्स देखने को मिलेंगी आपको, ऐसी शॉर्ट और लॉन्ग सेल्स देखने को मिलेंगी।
which give this particular thing as a stratified arrangement which is not truly present, और इनके न्यूक्लियस का जो लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा, कई अलग अलग लेवल्स पे होंगे। तो टॉल और शॉर्ट सेल्स जो होती हैं ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसा लगता है माइक्रोस्कोपिक व्यू में कि दे आर मल्टी लेयर्ड, कि मतलब इस लेयर के पीछे भी कोई लेयर है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमनार सेल्स एट डिफरेंट हाइट्स गिविंग इट एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑफन एसोसिएटेड विद सीलिया। क्या फंक्शन है इनका? इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड प्रोपेल्स विद द सीलियरी मोशन। इट सिक्रीट म्यूकस एंड प्रोपेल्स इट विद सीलियरी मोशन, यानी कि कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि यहां प्रेजेंट होंगी। यहां पर आपको कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगी। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, देखिए नेजल कैविटी है, अपर रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, तो इसमें आपको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉल्यूमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगा। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, इसको लिखते हैं पीएस, पूरी की पूरी जो नेजल ट्रैक्ट है हमारी, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, पीएससीसीजीई, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर इस वजह से क्योंकि वो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। अब वो म्यूकस क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका इंट्रैपमेंट करता है। एक विस्कस जेली जैसा फ्लूइड सिक्रीट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल और माइन्यूट सस्पेंटिकुलेट पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उनको वो जैम कर देता है, ठीक। और फिर जो ये सीलियरी मूवमेंट होती है, ये कांस्टेंट बीटिंग ऑफ सीलिया होती है, ये क्या करेगी, इसको बाहर कफ के रूप में बाहर थूक देते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा ये दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा में भी आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। जो मेल यूरेथ्रा होती है, आपको मैं बताऊं कि इसके 3 पोर्शंस होते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती है और पीनाइल यूरेथ्रा होती है। 3 तरह की यूरेथ्रा को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा में भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। अब सिंपल के बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर्स ऑफ सेल। ये सपोर्ट का फंक्शन करती हैं, कहीं भी ये देखने को मिलेंगी तो ये सपोर्ट का फंक्शन करेंगी। आइए देखते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को हमने केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के रूप में क्लासिफाई किया है, जस्ट बिकॉज कि केराटिन का प्रेजेंस है कि नहीं है। एक केराटिन एक सब्सटेंस है जो कि इम्परवियस टू वाटर होता है, ठीक है। तो अगर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम ऊपर प्रेजेंट है, दिस थिंग यू पीपल आर गोइंग टू स्टडी आइदर इन द पैथोलॉजी पोर्शन और द एनाटॉमी के आपके एमबीबीएस के पोर्शन में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है, मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स, नंबर 1। एपिकल सेल्स आर डेड, जो ऊपर की एपेक्स वाली, इनको बेस कहते हैं, इसको अपेक्स कहते हैं। ये अपेक्स है, ये बेस हो जाता है, ठीक है। तो एपिकल सेल्स आर डेड, फ्लेकी एंड फिल्ड विद केराटिन। जो उनका इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होगा उसमें केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, पहले शुरू में बनते हैं, फिर धीमे धीमे करके वो नीडल्स जो होते हैं राउंड ऑफ होकर के कोइलीज करके एक कंटिन्यूअस लेयर बना देते हैं विच इज इम्परवियस टू वाटर, दैट इज नोन एज केराटिन। एंड क्यूबॉइडल टू स्क्वैमस एपिथेलियल बेसल सेल्स। नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहां पर आपको तो क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे ये स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से आप ऊपर जाओगे, दीज सेल्स बिकम फ्लैट, लूज देयर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स एंड आर फिल्ड विद केराटिन। तो इसको हम केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के रूप में कह देते हैं। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस
एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट्स मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस थ्रू द स्किन। जैसा कि मैंने बताया था कि इट इज impervious टू वाटर, सो इट डजंट अलाउ द वाटर फ्रॉम आवर बॉडी टू बी लॉस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस याद है ना, वो आपने जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट्स मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस थ्रू द स्किन। तो ये दोनों फंक्शन है, इन दोनों फंक्शनों को आप याद रखेंगे। पाया कहां जा रहा है, फाउंड इन, लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, ये इनके फंक्शन है। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस का दूसरा क्या है, ये दिस वाज ए, नाउ दिस इज बी। ठीक है, इसको 1 मान लीजिए आप। नॉन किरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन तो है स्क्वायमस एपिथेलियम का, लेकिन किरेटिन का डिपोजिशन नहीं हो रहा है। तो एपिकल सेल्स आर लिविंग, यहां पर डेड थी, देखिए एपिकल सेल्स वर डेड, यहां पे एपिकल सेल्स आर लिविंग एंड वेरी फ्लैट। ठीक, और नीचे की जो बेसल सेल्स थी वो तो क्यूबॉइडल है ही हैं। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेन इट रेंडर्स द एपिडर्मिस इम्परवियस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री। कहां कहां पाया जा रहा है, स्ट्रेटिफाइड नॉन किरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, पूरी की पूरी जो अंदर की ओरल कैविटी है, माउथ, फेरिंग्स, सुपीरियर लैरिंग्स, ईसोफेगस, वजाइनल कनाल एंड एनल कनाल, देयर यू आर गोइंग टू फाइंड नॉन केराटिनाइज्ड बट स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। स्ट्रेटिफिकेशन भी है यानी लेयरिंग भी है और स्क्वायमस भी है, और उनमें केराटिन का डिपोजिशन नहीं भी है। ठीक है, तो यहां आपको देखने को मिलेगा। देन सेकंड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको देखने को कहां मिल रहे हैं, 2 और मोर लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स देखने को कहां मिलेगा। फंक्शन इसका है सम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, लोकेशन है डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, वहां पर आपको स्वेट ग्लैंड्स में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स देखने को मिलेंगे। देन यू हैव स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियम, देखिए स्ट्रैटिफिकेशन इसमें ट्रू है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नहीं है, दिस इज ट्रू स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द कॉल्यूमनार एपिथेलियम, 2 और मोर लेयर्स ऑफ द कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कहां पाया जाएगा, लोकेशन क्या है इसकी, डक्ट्स ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स, कॉर्निया एंड पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा। अगेन यू आर गोइंग टू फाइंड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स, मेल यूरेथ्रा का आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी मिली थी, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स भी देखने को मिल रही है पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा में, अदर देन कॉर्निया। देन वी कम ऑन टू द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसा एपिथेलियम है डियर जिसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं दे डायरेक्टली लाई ओवर द कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम ट्रू एपिथेलियम की कैटेगरी में मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। नहीं इसलिए मान सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी एपिथेलियम को एपिथेलियम होने के लिए जो पहले ही अनिवार्यता, पहली शर्त है वो ये है कि उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। द अपाइकल सेल्स आर डोम शेप्ड व्हाइल रिलैक्स्ड एंड फ्लैटेंड। ठीक है, अपाइकल सेल्स आर डोम शेप्ड व्हेन रिलैक्स्ड एंड फ्लैटेंड। ये फ्लैटेंड तब होंगी जब स्ट्रेच होती हैं, और डोम शेप तब होंगी, जो इनका नेचुरल शेप है डियर वो डोम शेप ही होता है, ऐसा डोम शेप होता है। लेकिन जब इसको दोनों तरफ से स्ट्रेच कर दिया जाएगा देन दे बिकम फ्लैट। तो वही दिया है, एपिकल सेल्स आर डोम शेप व्हेन रिलैक्स्ड एंड फ्लैटेंड, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, दे आर फ्लैटेंड व्हेन स्ट्रेच्ड। प्रोटेक्शन
एंड गिव्स टिश्यू एन एडेड डिस्टेंडिबिलिटी। डिस्टेंशन, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, एक ब्लैडर है बलून की तरह समझ लीजिए, तो आप उसमें पानी भरते चले जाइए, जैसे यूरिन जो होती है वो लगातार उसके अंदर फिल होती चली जाती है। लगभग 250 के बाद आपको अर्ज होती है, 500 के बाद डिस्कंफर्ट फील होता है, इनवॉलेंट्री हो जाता है कि नहीं, पेन होने लगेगा। तो वही एडिशनल डिस्टेंसिबिलिटी, डिस्टेंशन के लिए, तो यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में और फिर यूरेथ्रा में भी आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशनल इपिथेलियम। याद रखिएगा यूरेथ्रा जो है, देखिए यहां पर तीनों जगह दी हुई है, तो जो प्रोस्टेट्रिक यूरेथ्रा होगा उसमें आपको ट्रांजिशनल इपिथेलियम ही देखने को मिलेगा। प्रोस्टेट्रिक यानी जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है यूरेथ्रा का, वहां पे आपको ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम ही देखने को मिलेगा, जबकि जो उसका मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है उसमें आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और जो नीचे पिनाइल यूरेथ्रा है उसमें आपको स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार इपिथेलियम देखने को मिलेगा। तो ये एक चार्ट है। इसके अलावा डियर एक म्यूकॉइड कनेक्ट, ठीक है, तो ये हो गए आपके इपिथेलियम और उनके लोकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेल जंक्शंस पर। तो बेसिकली सेल जंक्शंस जो होते हैं वो एक इपिथेलियल टिश्यू को दूसरे इपिथेलियल टिश्यू से जोड़ते हैं। आइए देखिए कितने तरीके के सेल जंक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन, ठीक। दूसरा डेस्मोसोम्स, तीसरा टाइट जंक्शंस, चौथा गैप जंक्शंस। ये चार तरीके के सेल टू सेल एडिशन के लिए जंक्शंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब सेल टू सेल जंक्शंस के लिए जो अवेलेबिलिटी है, देखिए इसमें सबसे पहले इंटरडिजिटेशन का मतलब होता है इंटरलॉकिंग। इस तरह के इंटरडिजिटेशनल असेंबली आपको ट्रांजिशनल इपिथेलियम में ही देखने को मिलेंगी। जो इंटरडिजिटेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए ये सेल है तो उसके ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, दिस इज अ सेल, और वहीं पर एडजेसेंट एक दूसरी सेल अगर होगी तो उसकी जो ये नाउ दिस सीम्स टू बी अ डिफरेंट सेल। तो इस तरह के जो कॉम्पैक्शन होता है, जो पैकिंग होती है सेल्स की, उनको इंटरडिजिटेशन कहते हैं, ठीक है। देन वी कम ऑन टू डेस्मोसोमल असेंबली। जो डेस्मोसोमल असेंबली होगी इसमें क्या होता है, एंकरिंग जंक्शंस विद बाइंड द एडजेसेंट सेल्स लाइक अ वेलक्रो। वेलक्रो जानते हैं ना, एक तरफ प्लास्टिक होता है, दूसरी तरफ रुई जैसा मटेरियल होता है, पॉलिएस्टर, चिपका दीजिए तो चिपक जाता है, दैट इज नोन एज वेलक्रो। तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ टोनोफिलामेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली दे आर अ टाइप ऑफ केराटिन ओनली। तो ये जो टोनोफिलामेंट्स होते हैं इनको मान लो कि ये उस पॉलिएस्टर के रेशे हैं और दो बटन्स लगी होंगी दोनों तरफ, जिनको हेमी डेस्मोसोम्स या डेस्मोसोम्स रेफर किया जाता है। ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं, डेस्मोग्लिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दो सेल हैं, ठीक है, तो यहां पर एक असेंबली है, यहां पर दूसरी असेंबली है, और इनके बीच में ये टोनोफिलामेंट्स ऐसे अटैच होते हैं। तो वही दिया है, दे फॉर्म द इंटरनल टेंशन रिड्यूसिंग नेटवर्क्स ऑफ फाइबर्स प्लाक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन्स अटैच टू प्रोटीन फिलामेंट्स। दीज प्रोटीन फिलामेंट्स आर रेफर्ड टू एज टोनोफिलामेंट्स, जिनको कि मैं आपको बता रहा हूं, टोनोफाइब्रिल्स या टोनोफिलामेंट्स के बारे में जो मैं आपको अभी बता रहा था। एग्जाम्पल्स कहां हैं, फाउंड इन टिश्यूज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस लाइक स्किन एंड हार्ट मसल्स। यहां पे आपको डेस्मोसोमल असेंबली देखने को मिलेगी। बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी दे देते हैं ये डेस्मोसोम्स, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ये देते हैं। सो ये जो होते हैं ये डेस्मोसोमल असेंबली है। इसके बाद टाइट जंक्शंस हैं, दे आर इम्परमिएबल जंक्शंस। देखिए यहां पे एक डायग्राम ये दिया हुआ है इम्परमिएबल जंक्शंस का।
दे प्रिवेंट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर है, तमाम तरह के बैरियर हैं जहां पे टाइट जंक्शन से दे डोंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस देम, यूजुअली फाउंड इन द कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि इंटेस्टाइन में। ठीक है, एग्जाम्पल्स लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल्स और मैंने आपके सामने दिए थे। इसके बाद है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस अलाउ फॉर इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। देखिए ये जो गैप जंक्शन है ये किस तरह से गैपिंग प्रोवाइड करता है, मूवमेंट कैन अकर थ्रू देम, अलाउ आयंस जैसे कैल्शियम आयंस and small molecules to pass through these channels formed by the connexon protein cylinders। स्पेशल टाइप के एनेक्सॉन्स और कनेक्सॉन्स प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो उन प्रोटीन्स की ये जो गेट होती है ये बनी होती है। ठीक है, कनेक्सॉन्स और एनेक्सॉन्स प्रोटीन के ये गेट्स बने होंगे, इनके थ्रू आयन का मूवमेंट होता है, रैपिड एक्सचेंज ऑफ आयंस, जैसे कार्डियक मसल्स में आपको ये गैप जंक्शंस देखने को मिलेंगे, स्मूथ मसल्स में आपको ये गैप जंक्शंस देखने को मिलेंगे जहां पर रैपिड एक्सचेंज की जरूरत होती है। इसके बारे में मैं आपको और भी ज्यादा पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल है फाउंड इन द इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल टिश्यू सच एज हार्ट, स्मूथ मसल्स टू सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंपल्स एट द सेम टाइम। ऐसा ना हो कि एक पोर्शन ऑफ द हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट कर गया, दूसरा बाद में कर रहा है। जब भी ये एक्साइटेटरी इंपल्स का प्रोपोगेशन होगा तो इट इज इक्विटेबल एंड इक्विडिस्टेंट। तो इक्विडिस्टेंस होने के लिए जो टाइम गैप है, टाइम लैग है, वो कम होना होगा। तो उसके लिए ये गैप जंक्शंस दिए जाते हैं ताकि फटाफट पूरा का पूरा इंपल्स जो है पूरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब देखिए सेल्स के ऊपर जो प्रोजेक्शंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सेल्स के ऊपर का जो प्रोजेक्शन है इसमें माइक्रोवेलर प्रोजेक्शन है, स्टीरियोसिलिएटेड प्रोजेक्शंस है और काइनोसिलिएटेड, काइनोसिलिया, दे आर द ट्रू सिलिया, काइनोसिलियरी मूवमेंट्स। तो जो माइक्रोविलाई होते हैं ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो माइक्रोविलाई के बारे में आप ये जानिए कि ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है और नॉन मोटाइल है। स्टीरियोसिलिया भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, नॉन मोटाइल है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल भी है और मोटाइल भी है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें और इसमें एक ऐसी चीज है जो कि इसमें प्रेजेंट है और इन दोनों में नहीं, ना माइक्रोविलाई में ना स्टीरियोसिलिया में, पर वो सिर्फ और सिर्फ काइनोसिलिया में प्रेजेंट है। वो क्या है? काफी बच्चे जानते होंगे, उस चीज को कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल्स। कहते कि नहीं कहते हैं? बेसल ग्रैन्यूल, काइनेटोकोर भी कह लेते हैं इसको। इसीलिए ये जो सीलिया, ये काइनोसिलिया है बेसिकली, ये काइनोसिलियरी मूवमेंट शो करते हैं इन बेसल ग्रैन्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि एक सेल है, कॉल्यूमनार सेल, तो यहां पे एक बेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होगा और ये सीलिया होगी, तो दिस इज नोन एज बेसल ग्रैन्यूल। तो ये बेसिकली सीलियरी मूवमेंट, विप्लाश मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। इन दोनों में वो चीजें नहीं होती हैं। जैसे जो सीलिया है ये सिलिंड्रिकल होगी, ऐसे सिलिंड्रिकल, जबकि स्टीरियोसिलिया जो होता है उसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और आगे जो अपेक्स होता है वो नैरो हो जाता है। और माइक्रोविलाई जो होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट, ऐसे, दीज आर, ये ऐसे शॉर्ट होते हैं। तो ये बेसिक शेप है इनका। कभी भी क्रैश कोर्स को पढ़िए तो कंपैरेटिव है, हमेशा कंपैरेटिव रहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसी चीज की आदत पढ़वाना चाहता हूं आप नीट एस्पिरेंट्स को मैं। माइक्रोविलाई, सुपरफिशियल इन्वेजिनेशन, सुपरफिशियल इन्वेजिनेशन, सेल सरफेस प्रोलोंगेट्स
विच डेवलप फ्रॉम इनसाइड द सेल, वही बेसल ग्रेन्यूल जो मैं रेफर कर रहा था। ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है इसमें तो बिल्कुल इनकॉन्सिपिक्वस, यानी कि नाम मात्र। लेंथ दी हुई है 0.6 to 2, थिकनेस दी हुई है 0.1। अब ये देखिए कितने माइक्रोन है, 2 से 15 माइक्रोन है, और लगभग पौने माइक्रोन की इनकी डायमीटर है, जबकि यहां पर इनकी लेंथ जो है वो 2 से 150 माइक्रोन की है, जबकि इनको जो थिकनेस है वो आधे माइक्रोन की है। सिलिंड्रिकल है, इलोंगेटेड वेवी एंड टेपरिंग स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, एंड दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विथ टेपरिंग एंड्स, सपोर्टेड इंटरनली बाय द एक्टिन फिलामेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज, सपोर्टेड इंटरनली बाय एक्टिन फिलामेंट्स, सपोर्टेड इंटरनली फ्रॉम अ ट्रू माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट। वहां पर एक्टिन असेंबली इसको सपोर्ट कर रही है, जबकि यहां पे ट्रू माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। बेसल ग्रेन्यूल एब्सेंट प्रेजेंट, इंटरकनेक्शंस एब्सेंट। अब यहां पर एडजेसेंट स्टीरियोसीलिया ऑफन डेवलप्ड इंटरकनेक्शंस, और इंटरकनेक्शंस इसमें तो रेयर होते हैं, यानी स्टीरियोसिलिएटेड असेंबली जो होगी, ऐसी स्टीरियोसिलिएटेड असेंबली होगी तो इसमें इंटरकनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, जबकि चाहे वो माइक्रोविलाई या सीलिया हो तो इनमें इंटरकनेक्शंस की जरूरत बेसिकली होती नहीं। ये भी नॉन वाइब्रेटाइल, ये वाइब्रेटाइल है यानी मोटाइल है। टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल, बाय फंक्शन क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल, यहां पर सेंसरी ट्रांसडक्शन, सेंसरी ट्रांसडक्शन का मतलब क्या हो गया, ये स्टीरियोसिलियाज आपको एपिडिडाइमस भी देखने को मिलेंगी, और ओटोकोनियल लिथ्स, ओटोलिथ्स और ओटोकोनिया आपने पढ़ा हुआ है ना इंटरनल ईयर के अंदर, वहां भी आपको स्टीरियोसिलिएटेड असेंबली देखने को मिलती है। जबकि जो काइनोसिलिएटेड असेंबली है ये आपको देखने को, टेक पार्ट इन मटेरियल मूवमेंट, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, पूरे की पूरी जो यूटेराइन ट्यूब है उसमें देखने को मिल रही थी, है कि नहीं। फिर आपको एपेंडाइमल असेंबली में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हर जगह पर जहां पर पे ट्रू मूवमेंट, ट्रू प्रोपल्शन की जरूरत थी, वहां आपको काइनोसिलिया देखने को मिला। जबकि जो स्टीरियोसिलिएटेड असेंबली है, जैसा कि मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह आपको इंटरनल ईयर में देखने को मिलेगा और एपिडिडाइमस में देखने को मिलेगा स्टीरियोसिलिया। वास डिफरेंस में भी देखने को मिलेगा, अगर वास डिफरेंस लिखा रहा है तो वो भी सही है। तो इंटरनल ईयर है, एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, वहां पर आपको स्टीरियोसिलिएटेड असेंबली देखने को मिल रही है। काइनोसिलिएटेड असेंबली मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जीआई ट्रैक्ट में देखने को मिलेगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगी। बेसल ग्रैन्यूल्स ब्रेन के जो इंटरनल कैविटी है, जो कि वेंट्रिकुलर लाइनिंग कर रही थी एपेंडाइमल सेल्स की, वहां भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट है आपके सामने। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है डियर यहां पर होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स में जो डिस्ट्रक्शन होता है, ग्लैंड का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। ग्लैंड का ही जो पोर्शन है वो टूट करके पिंच ऑफ होकर के बाहर निकल जाता है, डिसइंटीग्रेटिंग सेल्स एंड इट्स कंटेंट, पूरी की पूरी ग्लैंड के जो अंदर का पोर्शन है वही डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो इस तरह की जो होलोक्राइन ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन है वो आपको मेबोमियम ग्लैंड्स और ग्लैंड ऑफ ज़्यूज, आंखों की ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड ऑफ ज़्यूज और मेबोमियम ग्लैंड्स। ग्लैंड ऑफ ज़्यूज और मीबोमियम ग्लैंड्स में देखने को, होलोक्राइन ग्लैंड्स मिलेगी, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इसी में देखने को मिलेगा। ये नई सेल बन रही है और ये पुरानी सेल निकल करके बाहर आ गई। जबकि मीरोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए ये मीरोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसमें सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन है।
इसमें सिंपल डिफ्यूजन है, जो कंटेंट होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, मीरोक्लाइन ग्लैंड्स। और ये है एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स जैसे मेमरी ग्लैंड्स, इसमें क्या हो रहा है, पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ अ सेल फॉर सिक्रीशन। नई सेल, इसमें देखिए यहां तो नई सेल बन रही थी, यहां पर नई सेल नहीं बनेगी। बेसिकली क्या होता है कि इसमें मटेरियल कंसंट्रेट होता चला जाता है, पोर्शन ऑफ द ग्लैंड में मटेरियल कंसंट्रेट होता चला जाएगा। ये बेसिकली टेम्परेरी ग्लैंड्स होती हैं, जहां भी आप देखोगे तो ये मेमरी ग्लैंड्स है, इसमें क्या है, मटेरियल कंसंट्रेट होता चला गया और कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद वो पिंच ऑफ हो गया पोर्शन। नई सेल का जनरेशन नहीं होगा यहां पर, जबकि यहां पर होलोक्राइन ग्लैंड में नई सेल का जनरेशन हो रहा है। अब मीरोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आपको पता है सबके सब, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से निकलने वाले मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो हैं वो मीरोक्राइन है, ठीक है। तो ये हो गए एपोक्राइन ग्लैंड्स।